नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको चैनल पर। इस वक्त की महत्वपूर्ण समाचार के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। बीते दिन भारत ने गणतंत्र दिवस मनाया, लेकिन दुनिया भर की महाशक्तियों ने भारत को किया है सल्यूट। दोस्तों बताएंगे आपको कौन कौन से महारथियों ने भारत को भेजा है बधाई संदेश और क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में बताएंगे विस्तार से जानकारी। इसी के साथ में चलेंगे दोस्तों एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की है दोस्तों, और अमेरिका के मुंह में उंगली देकर भारत के विरोध में बयान दिलवाने के लिए पाकिस्तान मीडिया ने तमाम तरीके के साम दाम दंड भेद इस्तेमाल कर लिया, लेकिन अंततोगत्वा अमेरिका मात्र सधा हुआ बयान दे पाया। दोस्तों बताएंगे आपको क्या है ये पूरा मामला, साथ साथ चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के बड़े संत और उद्योगपति कर गए ऐसा ऐलान कि पाकिस्तान में मच गया है हड़कंप। दोस्तों बताएंगे आपको अखंड भारत के लिए की गई है बड़ी भविष्यवाणी। और इसी के साथ में दोस्तों चाइना के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भारत के राजदूत से की है मुलाकात। बताएंगे दोनों के बीच में किन मुद्दों पर हुई है चर्चा दोस्तों। इसी के साथ में क्या पाकिस्तान और भारत के बीच में बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, इसको लेकर पाकिस्तान की ओर से ही खबर सामने आ रही है। बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जाने वाले हैं अमेरिका, होने वाली है बड़े मुद्दों पर बातचीत। बताएंगे कौन से ये मुद्दे हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी खालिस्तानी आतंकियों ने सर उठाना शुरू कर दिया है दोस्तों, जिसके बाद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के प्रशासन को दे दी है चेतावनी। बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे सभी महत्वपूर्ण समाचारों की तरफ दोस्तों। लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि भारत दुनिया के अंदर एक दबदबे वाला देश है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार भारत विश्व गुरु बनने की कल्पना को चरितार्थ करने की ओर अग्रसर है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों, भारत माता की जय जरूर लिखेगा। और इस वीडियो को अपने लोगों मित्रों भाइयों बहनों तक शेयर करना बिल्कुल भूलेगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के बड़े बड़े देशों ने भारत के गणतंत्र दिवस पर भारत को बधाई दी है दोस्तों। आपको बता दें कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और ब्रिटेन से लेकर रूस, सबके सब प्रधानमंत्री मोदी को बधाइयां देते दिखाई दिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार की ओर से ऑफिशियल लेटर में लिखा गया कि सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। स्वयं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बानेस ने यह लेटर लिखा है दोस्तों और भारत के गणतंत्र दिवस पर बधाई दी है। साथ साथ आपको बता दें कि एक और बड़ी बधाई अमेरिका की ओर से आई है, जहां पर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे ज्यादा मजबूत रिश्तों में से एक है और आने वाले दिनों के अंदर ये रिश्ते और ज्यादा प्रखर होंगे और ज्यादा प्रचंड होने वाले हैं। दुनिया को रास्ता भारत और यूएस का संबंध दिखाएगा। साथ साथ दोस्तों यूनाइटेड अरब एमिरेट की ओर से भी भारत को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई है। इसके लिए एक पूरा लेटर लिखकर भेजा गया है दोस्तों। साथ साथ आपको बता दें कि सऊदी अरब के एम्बेसी ने भी भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। यूके के एम्बेसी ने भी भारत के लिए बधाई संदेश लिखे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि भारत के सबसे करीबी दोस्तों में से एक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को लेकर दोस्तों शुभकामना संदेश में बड़ी बात कही है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मुझे विश्वास है कि एक साथ काम करके हम सभी क्षेत्रों के अंदर परस्पर लाभकारी द्विपक्षीय सहयोगों की निरंतर वृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। यह निस्संदेह रूस और भारत की मैत्रीपूर्ण लोगों के मौलिक हितों को पूरा करता है। यानी भारत और रूस के संबंध आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीक और अन्य क्षेत्र के अंदर लगातार नई उपलब्धियों को प्राप्त कर रहा है। भारत यानी आपका देश अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने व क्षेत्रीय और वैश्विक एजेंडे पर महत्वपूर्ण मुद्दों को सुनिश्चित और संबोधित करने के लिए पर्याप्त योगदान दे रहा है। यानी भारत के योगदान को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जमकर तारीफ करके दोस्तों भारत विश्व के अंदर कितनी बड़ी शक्ति है यह एहसास कराया है। इसी के साथ में आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की ओर से भी भारत को बधाई देते हुए कहा गया कि जैसा कि भारत गणतंत्र दिवस मना रहा है, मैं अपने प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी और भारतीय लोगों को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। मैं G20 और हमारी भारत फ्रांस राजनीतिक साझेदारी के लिए एक साल नई महत्वाकांक्षाओं को स्थापित करने के लिए उत्सुक हूं, जो इस साल 25 साल की होने वाली है। यानी दोस्तों इमैनुअल मैक्रोन ने दो अलग अलग भाषा के अंदर भारत को संबोधित किया है, इंग्लिश और हिंदी में। कुल मिलाकर इमैनुअल मैक्रोन हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी के सच्चे मित्र माने जाते हैं। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जहां पर अमेरिका से भारत के संबंध बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान ने कई सारे तथाकथित पत्रकार छोड़ रखे हैं दोस्तों। दरअसल अमेरिका में प्रेस ब्रीफिंग के लिए अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस पहुंचे थे, जहां पर पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY ने भारत में BBC की डॉक्यूमेंट्री को बैन किए जाने पर सवाल खड़ा कर दिया। अमेरिकी प्रवक्ता ने इस पर बयान देते हुए किसी भी कंट्रोवर्शियल बयान को देने से बचने की कोशिश की, लेकिन बार बार पाकिस्तान के पत्रकार घूम फिरकर BBC की डॉक्यूमेंट्री को बैन किए जाने का मुद्दा ला रहे थे। जिसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत समेत पूरी दुनिया के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी जैसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के महत्व को उजागर करने और दुनिया भर के अंदर इस मुद्दे को बनाने का सही समय है। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर के अंदर प्रेस की आजादी का समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों पाकिस्तान के पत्रकारों के द्वारा पूरी ताकत का इस्तेमाल कर लिया गया, लेकिन नेड प्राइस ने एक जनरल सा स्टेटमेंट दिया है जो पाकिस्तान के सारे मंसूबों को पानी
पानी फेर चुका है। आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताइएगा। और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बैन किए जाने को कितना सही समझते हैं लिखकर जरूर बताइए। क्या दोस्तों दुनिया भर की किसी भी अन्य देश की सरकारी मीडिया को यह अधिकार है कि दूसरे देश के सरकार और खासकर प्रधानमंत्री को लेकर इस तरीके की विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाकर प्रधानमंत्री को बदनाम करे? आप लोग अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा। चलते हैं एक और महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जहां पर 74वें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के दौरान हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कहा कि पाकिस्तान के जल्द 4 टुकड़े होंगे। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अलग देश बनेगा, पीओके और पंजाब का हिस्सा भारत में विलय होगा, यानी 4 में से 3 हिस्सा भारत में विलय होने जा रहा है। पाकिस्तान 4 खंड में बटेगा। यानी हरिद्वार के अंदर पतंजलि योग पीठ में रिपब्लिक डे के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने यह बात कही है। दोस्तों बाबा रामदेव के द्वारा कहे गए इन शब्दों से आप लोग कितना जुड़ाव महसूस करते हैं लिखकर जरूर बताएगा। क्या इन शब्दों का आप समर्थन करते हैं? क्या पाकिस्तान 4 खंड में बंटने वाला है और अखंड भारत का सपना जल्द पूरा होने वाला है? अभी की वर्तमान स्थिति को आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जहां पर चाइना को मजा चखाने के लिए भारत ने इस शक्तिशाली ग्रुप में ली वाइल्ड कार्ड एंट्री। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों उन्होंने एक किताब लिखी है। इस किताब के अंदर कई सारे सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खुलासा जो किया गया है वो ये कि भारत ने क्वाड ग्रुप में शामिल होने का फैसला मात्र चाइना के आक्रामक कदमों पर रोक लगाने के लिए किया। दरअसल दोस्तों क्वाड संगठन बनने के बाद भारत ने कभी नहीं कहा कि यह चाइना के खिलाफ बना हुआ एक संगठन है, क्योंकि भारत नहीं चाहता कि अमेरिका भारतीय विदेश नीति पर ज्यादा प्रभावित हो जाए, बल्कि चाइना और अमेरिका के बीच में भारत बैलेंस बनाना चाहता है दोस्तों, जिसके कारण भारत ने कभी भी क्वाड को चाइना के खिलाफ संगठन औपचारिक तौर पर नहीं बताया। लेकिन अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दावा किया है कि भारत ने इस संगठन में हिस्सेदारी इसलिए ली क्योंकि वो चाइना के आक्रामक रवैये को रोकना चाहता था। ये बात तो खैर दुनिया के अंदर सारे लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ तक कि देश की सारी जनता जानती है कि क्वाड संगठन क्यों बना है और भारत इसका हिस्सा क्यों है। लेकिन इसके बावजूद माइक पोम्पियो की ओर से जो ये किताब में लिखा गया है तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पहलू भी निकल कर सामने आए हैं। हालांकि आप लोग इसे कुछ नया समझते हैं या नहीं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत के राजदूत से मिलने के लिए पहुंचे चीन के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर। दोनों देशों को दूर का सोचना पड़ेगा। अभी बॉर्डर पर सब कुछ ठीक है, यानी चाइना के लोग अब मामले को जैसे तैसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों बीजिंग बुरी तरीके से फंसा हुआ है। सीपैक में करोड़ों का इन्वेस्ट करने के बाद जिस तरीके से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं, उसका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब रहा है और चाइना कोरोना की चपेट में है और ऐसे में भारत के साथ किसी भी तरीके के विवाद को खड़ा नहीं करना चाहता। और इसीलिए बीजिंग में चीन के डेप्यूटी मिनिस्टर सुन वेडोंग ने भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान सुन ने कहा कि चीन और भारत के बॉर्डर पर सब कुछ ठीक चल रहा है और भारत और चीन को आने वाले दिनों के अंदर दूर की सोचनी चाहिए। सुन ने यह भी कहा कि दोनों देश के बीच में जो विवाद है उन्हें ठीक से सुलझाने की जरूरत है। कुल मिलाकर दोस्तों चाइना अब चिकनी चुपड़ी बातें करने लगा है। आप लोग इन बातों को किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाल फिलहाल के अंदर आप लोगों ने देखा था कि भारत के कई सारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एम्स से लेकर पावर स्टेशन पर साइबर अटैक किया गया था, लेकिन इस मामले पर भारत ने तत्परता के साथ जवाब दिया और ज्यादातर जो साइबर अटैक किए गए थे वो चाइना की ओर से किए गए थे। और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में अगला युद्ध डायरेक्ट युद्ध नहीं होगा बल्कि साइबर वॉर होगा। और साइबर जगत के अंदर भारत अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करता नजर आ रहा है। दोस्तों इस बीच आपको बता दें कि देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका जाने वाले हैं, यानी अगले सप्ताह उनका अमेरिका का दौरा होने वाला है, जहां पर CIA के डायरेक्टर विलियम बंस के साथ उनकी घंटों मुलाकात होने वाली है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। जो मुख्य फोकस उनका होने वाला है बातचीत का वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होने वाला है और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों खासकर साइबर टेक्नोलॉजी पर महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। दोनों देश के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। दोनों देशों में लगातार साइबर अटैक हो रहे हैं और ऐसे में समन्वय स्थापित करके बड़े से बड़े समस्या से लड़ा जा सकता है। दोस्तों खासकर चाइना की ओर से जो साइबर अटैक किए जा रहे हैं उसके लिए अमेरिका और भारत दोनों साथ में मिलेंगे, तभी एक करारा जवाब दिया जा सकता है और इसीलिए NSA लेवल की बातचीत चलने वाली है। साथ साथ आपको बता दें कि भारत दुनिया भर के अंदर एक महत्वपूर्ण देश के रूप में जाना जाता है दोस्तों। और इस बीच भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है और भारतीय कैनेडियन सुजाता रामदोरई को पद्मश्री पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। दोस्तों जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 2014 में आई है तब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रह रहे भारतीयों और भारतीय मूल्यों के लोगों के योगदान को लगातार सराहा जा रहा है और इसी दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दोस्तों दुनिया भर के अंदर भारतीय करोड़ों की संख्या में रहते हैं और उन सभी की शक्तियों को एहसास कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी संदर्भ में पद्म विभूषण दिया गया है। आप लोग अगर मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय समुदाय के लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय समुदाय भारत के विकास में निरंतर अपना योगदान दे रहा है और भारत भी उनके योगदान को लगातार सम्मानित कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी
अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और इसके इतर अगर आप लोग कुछ और कहना चाहते हैं तो भी जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान परस्त खालिस्तानी आतंकवादियों ने अपने सर को उठाना शुरू कर दिया है दोस्तों। इससे पहले अमेरिका और बाद में कनाडा के अंदर कई बार खालिस्तानी गतिविधियों के मामले सामने आए थे और खासकर भारतीय समुदाय के मंदिरों पर हमला करने का कई मामला सामने आया था। और अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस तरीके की हरकतें की गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान परस्त खालिस्तानी आतंकवादी समूह ने भारतीय समुदाय की ओर से बनाए गए बड़े बड़े मंदिरों की दीवार पर खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लगाए और भारत के खिलाफ नारेबाजी करने की कोशिश की दोस्तों, जिसके बाद भारत सरकार की ओर से ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटी को सचेत रहने के लिए कह दिया गया है और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर इसी तरीके से भारतीय समुदाय के लोगों और उनके मंदिर स्थल पर अटैक करने की कोशिश की जाएगी तो ये पूरी तरीके से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों के लिए अच्छा नहीं होगा। उच्च आयोग ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न सिडनी में भारत और सिख विरोधी संगठन SFJ के कथित रेफरेंडम को लेकर अपनी चिंता ऑस्ट्रेलिया सरकार को साझा की है दोस्तों। दरअसल ये रेफरेंडम करा रहे हैं लेकिन दुनिया में कोई भाव नहीं दे रहा, तो इसके बाद भारतीय लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान परस्त खालिस्तानी आतंकवादी संगठन लगातार चाहता है कि उसकी इस हरकतों को बार बार लोग ध्यान दे, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा दोस्तों, और इसीलिए इस तरीके की हरकतें की जा रही है। पहले रेफरेंडम कराकर उसके बाद अब समुदायों में आपस में विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। सिख विरोधी और भारत विरोधी इस संगठन का लगातार लोग विरोध कर रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर ये विरोध और ज्यादा बढ़ने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी कहां से अपना बचाव करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल उनके लिए है। और पाकिस्तान के अंदर डॉलर का क्राइसिस इतना ज्यादा बढ़ गया है दोस्तों कि पाकिस्तान बार बार झटके पे झटका खा रहा है। ताजा बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान कंगाली के बाद अब डॉलर के विनिमय दर में भी अनौपचारिक सीमा से हटने के बाद डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत अब पाताल में पहुंच गई है। यानी पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 255 रुपए का हो गया है दोस्तों, यानी भारत से तकरीबन 3 गुना बुरी स्थिति में आ चुका है पाकिस्तान का रुपया। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के बड़बोले नेताओं के तेवर कम नहीं हो रहे दोस्तों, बार बार विवादित बयान दे रहे हैं जबकि पूरे देश की स्थिति डामाडोल है। वहीं पर पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी ने एक बार फिर से टिप्पणी की है दोस्तों। आपको बता दें कि भारत की तरफ से संघाई सहयोग संगठन के लिए पाकिस्तान को न्योता भेजा गया था और यह औपचारिक न्योता देना किसी भी देश की जिम्मेदारी होती है, उसका कर्तव्य होता है। इसी का निर्वहन करते हुए भारत ने पाकिस्तान को भी बुलाया, न्योते के कार्ड भी भेजे गए, जिस पर अब पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री की ओर से बयान सामने आया है। हिना रब्बानी ने कहा कि भारत के साथ कोई भी बैक चैनल कूटनीति नहीं हो रही है, यानी ऐसा नहीं है कि सामने से दोनों देश लड़ाई लड़ रहे हैं और पीछे से कुछ नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं हो रही है। इससे पहले दोस्तों कई सारी बातें सामने आ रही थी कि पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत चल रही है, पीछे दरवाजे से बातचीत की जा रही है, सारी बातें फेक बता रही है हिना रब्बानी। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहेंगे, लिखेगा जरूर दोस्तों। चलते हैं एक और महत्वपूर्ण समाचार की तरफ, जहां पर बिलावल भुट्टो के बाद अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भारत आने का न्योता भेजा गया है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को भी भारत आने का न्योता भेजा गया है दोस्तों। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के कारण भारत को ये आमंत्रण भेजना पड़ेगा, ये औपचारिक आमंत्रण है। देखते हैं पाकिस्तान के लोग हिम्मत जुटा पाते हैं आने की या नहीं। साथ साथ दोस्तों पूर्वी लद्दाख के अंदर भारतीय सेना 65 में से 26 ऐसे पॉइंट्स है जहां पर गश्त नहीं कर पा रही है, इस तरीके का दावा द हिंदू की ओर से किया गया था। यानी न्यूज अखबार द हिंदू ने दावा किया गया था कि 26 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर भारत गश्ती नहीं कर पा रहा है, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है दोस्तों, यानी सूत्र का हवाला देकर कुछ भी फेक न्यूज फैला दिया जाता है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के चीफ साबा कुरैशी भारत आने वाले हैं, यानी भारत के पास G20 का प्रेसिडेंसी है दोस्तों। और दूसरी ओर बड़े बड़े संगठन के बड़े बड़े लोग भारत का रुख कर रहे हैं। ताजा जानकारी यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष साबा कुरैशी भारत के दौरे पर आने वाले हैं। 29 तारीख से लेकर 31 जनवरी तक भारत का दौरा करेंगे। इस दौरान UNGA के अध्यक्ष साबा कुरैशी कई अहम बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान कुरैशी भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। इसके अलावा विशेषज्ञों के साथ भारत की जल संरक्षण परियोजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बयान के मुताबिक साबा कुरैशी की यात्रा सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के साथ बातचीत के साथ संपन्न होने वाली है। यानी G20 अध्यक्ष है इस साल भारत, और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि दुनिया के बड़े बड़े संगठन के लोग भारत की ओर आ रहे हैं और बार बार भारत में आकर तरह तरह की यात्राएं कर रहे हैं, तरह तरह के इंतजामों के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं। दुनिया के अंदर भारत का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें रत्ती भर भी शक किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को लगता है कि वो भारत को 2-4 नुकसान पहुंचाकर कमजोर कर पाएगा, लेकिन स्थिति यह है कि पाकिस्तान खुद आर्थिक और राजनीतिक संकट में फंसा हुआ है दोस्तों। आर्थिक संकट तो आप लोग जानते हैं, राजनीतिक संकट भी लगातार मंडराता जा रहा है। इमरान खान की सुरक्षा वापस लेने के बाद उनके समर्थक इसका विरोध कर रहे हैं। गुरुवार को बड़ी संख्या में इमरान खान के समर्थक सुरक्षा प्रदान
पहचान करने और उनकी संभावित गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए उनके आवास के बाहर आकर इकट्ठा हो गए। पीटीआई पंजाब के वरिष्ठ नेता मुसरत चीमा ने इसके बारे में जानकारी दी है, यानी इमरान खान भी पाकिस्तान में डटे हुए हैं और दूसरी ओर शहबाज शरीफ की सरकार है जो आर्थिक संकट से पाकिस्तान को बचा नहीं पा रही बल्कि और बेड़ा गर्क कर दिया गया है और अब इमरान खान की गिरफ्तारी की भी तैयारी चल रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में लोकतंत्र तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था और अब लोकतंत्र का थोड़ा नाटक पाकिस्तान में किया जा रहा है। देखेंगे आप, जल्दी इमरान खान को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। वहीं पर लेपर्ड टैंक देने के बाद अब यूक्रेन ने मांगा F-16 फाइटर जेट। रूस के साथ युद्ध करने के लिए दूसरे देशों की मदद लेने वाला यूक्रेन आगे बढ़कर और भी ज्यादा इच्छा जाहिर कर रहा है। दोस्तों, लेपर्ड टैंक मिलने के बाद अब यूक्रेन चाहता है कि उसको F-16 फाइटर जेट भी मिल जाए, यानी जितने भी यूरोपियन देश हैं सारे के सारे यूक्रेन को जमकर हथियार मुहैया करा रहे हैं और यूक्रेन की हर मांग पूरी की जा रही है। उधर रूस की ओर से भी बार बार आक्रमण किया जा रहा है। दोस्तों, तो मामला अभी भी ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको क्या उम्मीद है, ये युद्ध कब तक चलने वाला है दोस्तों और कब रुकेगा। वहीं पर दोस्तों, रूस ने कीव पर किया मिसाइल से अटैक। एक दिन पहले ही अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को टैंक देने का किया था वादा। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने गुरुवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भारत को ज्ञानवान लोगों का देश बनाना हमारा आह्वान है। जयपुर के अंदर जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में गणतंत्र दिवस पर लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए भागवत ने राष्ट्रीय ध्वज में रंगों के महत्व को बताया और उन्होंने कहा कि ये जो रंग निहित है ये भारत के अंदर लोगों को ज्ञानवान बनने के लिए प्रेरित करते हैं, त्यागवान व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करते हैं और दुनिया के हित के लिए सतत कार्यशील रहने के लिए प्रभावित करते हैं। वही दोस्तों, ट्रंप की फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी वापसी होने वाली है, यानी 2024 में अमेरिका में भी चुनाव होंगे और इस चुनाव के लिए अब पूरे पटकथा को लिखा जाना शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ेंगे, ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है। जॉय बाइडेन के साथ उनका सीधा मुकाबला होगा। एलन मस्क ने सबसे पहले ट्विटर खरीदा और ट्विटर पर उनकी वापसी करवाई और अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उनका अकाउंट फिर से रीस्टोर किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होने वाली है। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन अंततः जीत डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ साथ सर्दी खत्म होते ही बढ़ सकती है रूस के हमलों की रफ्तार। अमेरिका बोला, कहा यूक्रेन की हर मदद करने को हम है तैयार। इसके अलावा जर्मनी भी यूक्रेन को 14 लेपर्ड 2A6 टैंक भेजने पर सहमत हो गया है। वहीं पर दोस्तों, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने में तुर्की और कतर की मीडिया एजेंसी पाकिस्तान का दे रही है साथ। कश्मीर के कुछ पत्रकारों का इस्तेमाल करते हुए भारत के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत गलत तथ्यों के साथ रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है। भारत के खिलाफ मीडिया युद्ध का दोषी सिर्फ पाकिस्तान नहीं है दोस्तों, बल्कि पाकिस्तान के आका है जो बाहर बैठे हुए हैं, यानी पाकिस्तान के साथ मिलकर उसके आका जो बाहर बैठे हैं भारत के प्रति लगातार मीडिया युद्ध कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की और कतर के कई मीडिया संगठन लगातार अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं इस तरीके के प्रोपेगेंडा चलाने में। भारतीय गैर लाभकारी तथ्य जांच वेबसाइट डिजिटल फोरेंसिक रिसर्च एंड एनालिटिक्स सेंटर यानी DFRAC के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है दोस्तों, जिसमें खुलासा किया गया है कि भारत को तुर्की और कतर में बसे पत्रकारों और मीडिया संगठनों के बीच गठजोड़ को समझने की जरूरत है, क्योंकि वे दोनों देशों को भारत का विरोध करने के लिए उकसाते हैं। नूर ने लिखा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि खाड़ी क्षेत्र में भारत के बारे में इस तरह की व्यापक गलत सूचनाएं फैलाई जा रही है। पाकिस्तान समर्थक और चीनी समर्थक समूह अक्सर खाड़ी देश के अंदर भारत को लक्षित कर गलत सूचनाएं फैलाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये समूह खाड़ी देश के साथ भारत के संबंधों को कमजोर करना चाहते हैं और इसीलिए एक प्रोपेगेंडा एकजुट होकर फैलाया जाता है। जैसा कि आप लोग नुपुर शर्मा वाले केस में भी जानते हैं कि कैसे अचानक से एक फेक न्यूज फैला दिया गया दोस्तों और बाद में गिरफ्तारी की गई और पता चला कि मामले में वीडियो काट के फेक न्यूज फैलाया गया था। साथ आपको बता दें कि अमेरिका की खुफिया जानकारी चुराने पर चीनी इंजीनियरों को 8 साल की सजा सुनाई गई है। अमेरिका के एविएशन सेक्टर की संवेदनशील जानकारी चुराने के मामले में एक चीनी इंजीनियर को अमेरिका ने 8 साल की सजा सुनाई है। यानी साइबर क्राइम लगातार अमेरिका जैसे देश के अंदर भी बढ़ता जा रहा है और किन लोगों का इसमें हाथ है आप लोग जानते ही हैं। वहीं पर शरद पवार बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, जल्द समझ आ जाएगी सबको ये बात। प्रकाश आंबेडकर जिन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ में गठबंधन किया है, उनकी ओर से दावा किया गया है कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। दोस्तों, आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर मुस्लिम देश मिस्र ने भारत से दोस्ती बढ़ाकर बड़ा संदेश दिया है। आपको बता दें कि मिस्र वो देश है जो एशिया और अफ्रीका के बीच संबंध स्थापित करता है दोस्तों, यानी स्विज कैनाल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को अपने हिस्से में रखने वाला ये देश लगातार भारत के लिए अच्छे काम कर सकता है। दरअसल देश के पहले प्रधानमंत्री ने जब अमेरिका और सोवियत संघ से इतर एक नया गुट बनाने की कोशिश की थी और इसके लिए नेम संगठन बनाया गया था दोस्तों, यानी नॉन अलायंस मूवमेंट चलाया गया था, तब
तब मिस्र सबसे आगे आया था और भारत के साथ मिलकर नैम संगठन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी दोस्तों। और ऐसे में भारत और मिस्र देश हमेशा से एकजुट रहे हैं और बड़ी बात यह है कि दोनों की सभ्यता भी काफी पुरानी है और इसीलिए भारत ने इस बार रिपब्लिक डे पर मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाया था। और मिस्र के राष्ट्रपति के भारत आने के बाद संबंध जहां पर एक और मजबूत होंगे तो भारत को फायदा मिलेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री है उसके अंदर भी मिस्र भारत का पक्ष रख पाएगा। पाकिस्तान अभी एक तरफा OIC संगठन को भारत के प्रति भड़काता है, लेकिन मिस्र भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है दोस्तों। और एक और बड़ी खबर की माने तो रूस के इंटेलिजेंस एजेंसी SVR पर आरोप लगा है कि स्वीडन में हाल फिलहाल के अंदर जो कुरान जलाया गया था उसमें SVR संगठन का हाथ है। इसके वेंडियन मीडिया की ओर से यह दावा किया गया है। अंतिम महत्वपूर्ण समाचार दोस्तों यह है कि भारत ने म्यांमार के अंदर एक सितवे पोर्ट बनाया है जिसका जल्द उद्घाटन होने वाला है और कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट से भारत को काफी फायदा पहुंचने वाला है, जिसके कारण भारत कोलकाता वेस्ट बंगाल से अपने सामानों को त्रिपुरा आसानी से भेज सकता है दोस्तों। यानी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के कारण सितवे पोर्ट से होते हुए भारत का ज्यादा से ज्यादा सामान अब त्रिपुरा में पहुंच पाएगा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जबरदस्त विकास की लहर देखने को मिलेगी। और ऐसे में सितवे पोर्ट जो भारत ने बनाया है उसका उद्घाटन जल्द होगा। इससे जुड़ी हुई सारी अपडेट आप तक लगातार आगे भी पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। अगर आप लोग को एक भी समाचार अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखिएगा दोस्तों। और भारत माता की जय साथ साथ इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना तो बिल्कुल भूलेगा। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद।